start. Next topic, laws of chemical combination. Okay. First is law of conservation of mass. इस law का word भी देखो मतलब छुपा है कि mass क्या है, conserved है. Mass क्या है, conserved है. ठीक है. Law of conservation of mass. तो इसमें क्या बोल रहा है first law? During any physical or chemical change, during any physical or chemical change, the total mass of the products, the total mass of the products obtained is equal to the total mass of the reactants taken at the beginning of the change, ठीक है. तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. ओके. सो ये तो फिजिकल केमिकल चेंज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 9 10 का ये सिलेबस है. तो जो भी वैसा कोई चेंज होता है तो टोटल मास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी मास, जो रिएक्टेंट्स थे ना उनके टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट्स के जो मास होंगे वो इक्वल होंगे किसके? प्रोडक्ट्स के. ठीक है. मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. जितना रिएक्टेंट्स का ये है उतना ही मास में प्रोडक्ट्स में हमको मिलेगा. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट कौन गया था? बाय ए लावोसियर. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, matter can neither be created nor destroyed, but can be either eaten or not destroyed and can be changed into another form. ठीक है. कोई भी फिजिकल केमिकल जो मैटर नहीं क्रिएट होता ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते. ठीक है. वो कोई से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. तो ये कौन बोला था? ये दोनों स्टेटमेंट कौन दिया था? ए लावोसियर दोनों स्टेटमेंट दिया था. ठीक है. तो इसके एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट. इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. देखो यहाँ पे कितना मास है? मास है कैल्शियम में कितना है? 40 ग्राम. कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 to 3 एटम्स. तो कितना लगेगा? 48. तो 40 प्लस 12 52 प्लस 48 कितना हो गया? 100 ग्राम. ठीक है. यहाँ पे देखो कितना होगा? 40 प्लस 16 15 6, यहाँ पे 12 प्लस 32 क्या हो गया? 44. 56 plus 44 again is 100 ग्राम. देखो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. ये ओबे कर रहा है. तो कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज में सेम चीज क्या हो रहा है? ओबे होता है. ठीक है. तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पर इसमें भी एक जब तक ये था तब तक ठीक है, लेकिन जब आइंस्टाइन का जब इक्वेशन आया तो आइंस्टाइन ने क्या बोला कि मास को भी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, मासेस न्यूक्लियर फिशन जो हो रहा था उससे न्यू एलिमेंट्स जो बन रहे थे, जो मास लेस हो रहा था तभी वो न्यू एलिमेंट्स बन रहे, और जो लॉस्ट मास हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा था. और हम लोग कैसे निकाल रहे थे एनर्जी? E इज इक्वल टू mc² का फॉर्मूला बैठा निकाल दिया, आइंस्टाइन इक्वेशन था. तो ये क्या था? इस लॉ के अगेंस्ट क्या था? एक्सेप्ट मतलब एक लिमिटेशन हो गया था. ठीक है. कि हम कैसे इसको बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. जबकि यहाँ पे तो मास लॉस करके एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मास कैन बी डिस्ट्रॉयड. तो ये तो लॉ में एक लिमिटेशन आ रहा था. ठीक है. तो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ. ओके. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन we'll proceed to the next law. Done? Okay.
constant proportion. Who gave this law? This law was given by Proust. ठीक है, इसमें क्या बोला था कि मैटर जो भी कंपाउंड्स है, ठीक है, जो भी कंपाउंड्स है मैटर, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड, ऑलवेज दे एग्जिस्ट इन अ फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, कोई भी कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा सोर्स में हो सकता है. हम अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे NaHCO3 को, तो क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे किससे? HCl से. ठीक है, एसिड से. तो यहाँ क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, तो देखो बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट में ये CO2 ऑब्टेन हो रहा है. ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट अगर रिएक्ट करेगा HCl से तो भी देखो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में को क्या मिलेगा? CO2. तो इतने सारे सोर्सेस है कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करने के लिए, पर जितने भी सोर्सेस से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन हो रहे हैं दे आर इन अ फिक्स्ड कंबाइंड रेशियो एंड फिक्स्ड रेशियो. सपोज इस कार्बन का आप देखो मास कितना है? 12 और यहाँ पे कितना है? 16:32. ठीक है, 12:32 हो गया. तो इसको करेंगे कैंसिल तो कितना आएगा? 4 + 12 4 8 32. तो कितना आया? 3:8. ठीक है, तो 3:8 रेशियो में ये हो रहा है. सपोज वाटर बिनो पाइप से ले या फिर रिवर से ले या फिर लेक से ले, ऑलवेज वी आर गेटिंग व्हाट? वी आर गेटिंग H2O ओनली. ठीक है, इसमें रेशियो क्या है? 2:16, दैट इज 1:8. तो जो भी कंपाउंड्स नो मैटर फ्रॉम व्हिच सोर्स इट इज ऑब्टेन्ड दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, फिक्स्ड कंबाइंड रेशियो विद वन अनदर. ओके, नोट इट डाउन एंड देन वी राइट द स्टेटमेंट. नोट इट डाउन. So write the statement now. A chemical compound no matter from which source it is obtained, always exist in a definite proportion by mass. Okay, so this was a statement of laws of constant proportion given by Proust. अब इसमें भी एक लिमिटेशन था. क्या लिमिटेशन था इसमें? ये क्या बोला था कि जो भी कंपाउंड्स होंगे, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर H2O हो गया, तो इनके फिक्स मास में ही हमारे जैसे ये क्या हो गया 3:8 था और ये कितना था 1:8 था. तो यहाँ पे ये तो जो कार्बन अगर C612 वाला होगा तो 3:8 नहीं रहेगा. पर हम आइसोटोप्स से पढ़े हैं. व्हाट आर आइसोटोप्स? सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number. तो जब C13 वाला होगा CO2 रहेगा, इसमें अगर C13 होगा तो यहाँ पर डिफरेंट मास वैरी कर रहा है. ठीक है, और अगर C14 वाला रहेगा तो भी मास देखो वैरी. अब यहाँ पे सेम रेशियो नहीं रहेगा. क्या रहेगा सेम रेशियो? यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका मास 12 था. यहाँ पे क्या हो गया 13:32. यहाँ पे क्या हो गया 14:32. ये हो जाएगा 7:16. ये 30:22 ऐसा है. तो वो रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है. तो हम यहाँ पे इसको सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं कि हम स्पेसिफाइड आइसोटोप में अगर हम इसमें यहाँ पे ऐड करें, ठीक है, अगर हम सिर्फ स्पेसिफाइड आइसोटोप्स को ही कंसीडर करें, एक कोई आइसोटोप को कंसीडर करें, तब ये लॉ क्या होगा? वैलिड होगा. लेकिन अगर आइसोटोप्स में अगर बात आ जाएगी तब ये लॉ क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा. इसमें एक लिमिटेशन आ जाएगा. ठीक है, so we can write this law as that this law is applicable only for specified isotopes only. So write it down. This law is applicable
is applicable for specified isotopes only. Okay? Note it down. Now we'll consider next law, laws of multiple proportion. Laws of multiple proportion by John Dalton. When two elements combine to form two or more compounds, the different masses of one element which combine with the fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio with one another. ठीक है? तो क्या बोला, जब एक दो एलिमेंट अगर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स बन रहे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जितने सारे कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है? तो एक एलिमेंट का मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और दूसरा एलिमेंट जो कंबाइंड रहेगा उसका मास क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है? तो जो दूसरा एलिमेंट जो रहेगा जिसका मास वेरी करेगा वो बेयर करेगा सिंपल होल नंबर रेशियो विद वन अनदर, ठीक है? तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का मास हम क्या करें, यहाँ पे फिक्स्ड रखें, ये सब मास इसका क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है? तो यहाँ पे 20:16, यहाँ पे कितना होगा 20, 14:16, यहाँ पे 28:48, 14:32, 20:80, ठीक है? तो अब यहाँ पे इनको मास क्या करें, इसको फिक्स करना है, तो यहाँ पे 28 के बराबर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई कर दें, 20:32 हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या है 20:64 हो जा रहा है। तो देखो अब क्या है, मासेस क्या है, एक फिक्स्ड हो गया है, एंड नाउ इट इज कंबाइनिंग विद द मासेस, डिफरेंट मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट। तो ये जो दूसरा एलिमेंट डिफरेंट मासेस में कंबाइन कर रहा है, दे विल बेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद वन अनदर। ओके, तो यहाँ पे जब सिंपल होल नंबर रेशियो होगा तो क्या हो जाएगा, ये 60, 32:40, 64:80, तो ये क्या रहेगा 1:32, 3:4:5 का सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो 12:16, यहाँ पे कितना 12:32, तो यहाँ पे एक एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स्ड है, और दूसरा एलिमेंट का मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन कर रहा है वो एक दूसरे से सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर कर रहा है। तो 60:32 सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। यही होता है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, नोट इट डाउन, देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट लॉ। Reciprocal proportion proposed by Richard, ठीक है? तो ये लॉ क्या बोलता है, when two elements combine separately with a definite mass of the third element, then the ratio of the masses in which they do so is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other, ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग एक अब पार्ट बाय पार्ट एक एक वर्ड को समझते हैं कि लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है? So when two elements combine separately with a definite mass of the third element, देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन है और एक क्या है, सल्फर है। ये दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं विद अ डेफिनेट मास ऑफ द विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए यहाँ पे मास कितना है, 32 ग्राम ही है इसका, यहाँ पे मास कितना है, 32 ग्राम ही इसका यहाँ पे मास, ठीक है? तो यहाँ पे फिक्स्ड मास है थर्ड एलिमेंट का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो, इन द रेशियो द मास, जिसमें जो रेशियो है इनका मास का जो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 4:32 एंड सल्फर इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 32:32। तो द रेशियो ऑफ द मास इन व्हिच दे आर कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ द मासेस इन व्हिच दे आर कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इज ईदर द सेम और some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। या तो वो रेशियो सेम रहता है या फिर क्या रहता है, होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो रहता है। तो होल नंबर मल्टीपल रेशियो क्या होगा, H2 एंड सल्फर, देखो H एंड S कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ व्हाट, देखो यहाँ पे कितना है 4 है और यहाँ पे कितना है 32, तो कितना हो जाएगा 4:32, 1:8, ठीक है? तो अगर या तो वो थर्ड एलिमेंट से कंबाइन करेगा रेशियो आया इसका, या तो वो अगर अब H2 और सल्फर कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, वो सेपरेटली दे कैन फॉर्म H2S। तो इनका जो रेशियो आएगा या तो वो ऊपर वाले से सेम रहेगा या फिर वो होल नंबर मल्टीपल रेशियो रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम इक्वेशन रेशियो 1 और 2 को कंपेयर करें, कंपेयरिंग रेशियो 1 एंड 2, ठीक है? कंपेयरिंग रेशियो 1 एंड 2,
we get 1:8, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1/8:1/16, तो क्या आ जाएगा 1/8 × 16/1, इट विल बी इक्वल टू 2:1। तो देखो जब हाइड्रोजन और सल्फर जो रेशियो में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, उनका मास जो रेशियो में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा वो या तो सेम होगा जब हाइड्रोजन और सल्फर सेपरेटली कंबाइन करेगा विद ईच अदर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, या तो वो सेम होगा या तो भी कोई होल नंबर मल्टीपल रेशियो होगा, ठीक है। तो इसलिए ये देखो हाइड्रोजन एंड सल्फर कैन कंबाइन विद ईच अदर इन फॉर्म H2, तो वो इस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। ये दोनों रेशियो सेम तो नहीं है, पर ये डेफिनेट मल्टीपल, देखो रेशियो सेम नहीं है पर ये क्या है, होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या है इसका रेशियो फाइनली क्या आया, 2:1, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द डेफिनेट मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द डेफिनेट मास ऑफ द third element, then the ratio of the masses in which they do so, the ratio of the masses in which they do so, वो निकालिए रेशियो नो, ठीक है, is either the same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other, ठीक है, या तो वो whole number multiple ratio रहेगा in which they will combine with each other। जब लोग एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, H2S, और उनका रेशियो आ रहा है 1:16, दोनों रेशियो सेम तो नहीं है पर क्या है, whole number multiple of the ratio, ठीक है। Note it down. Okay. Next, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के एक और एग्जाम्पल देते हैं, हो गया ये। Suppose next example है, carbon is combining with oxygen to form what? Carbon dioxide. Sulfur is combining with oxygen to form sulfur dioxide। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, कंबाइन करें विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या रेशियो है, देखो तो C:O का रेशियो क्या है, 12:32, 12:32। यहाँ सल्फर:O का रेशियो कितना है, 32:64, नहीं 32:32, ठीक है, ये रेशियो आ गया। अब यहाँ पे देखो कार्बन एंड सल्फर आर कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, in ratio 12:32, तो ये कितना है, 12:32 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 4 3 12, 4 8 32, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आया। Also carbon and sulfur can combine, also carbon and sulfur can combine with each other, to form carbon disulfide, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, कार्बन और सल्फर डाइसल्फाइड क्या हो जाएगा, 12:, ये क्या हो जाएगा 64, तो ये आ गया 4 3 12, 4 1 4 4, तो ये क्या हो गया 3:16, ठीक है। नाउ we can compare equation 1 and equation 2, comparing equation 1 and 2, we get 3:8 by 3:16, तो क्या हो जाएगा 16:8, तो ये क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। तो एक देखो यहाँ भी सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करें, तो ये है क्या, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, दिस लॉ इज क्लियर थ्रू दिस द सेकंड एग्जांपल, ओके।